गाइस हम यहाँ पे बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट पूना समझौता जो हुआ था महात्मा गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, क्योंकि पिछले 14 अप्रैल को जयंती थी भीमराव अंबेडकर की। तो इनके हर्षोल्लास के साथ में इसका आयोजन किया गया। साथ में ही हम जानेंगे कि दोनों के बीच में जो वैचारिक मतभेद थे किन किन चीज़ों को लेकर थे, पूना समझौता क्यों हुआ था। क्योंकि आप कोई सा भी सिविल का एग्ज़ाम दें तो वहाँ पे भारतीय आंदोलन से संबंधित ये क्वेश्चन ऑलवेज पूछ ही लेते हैं, तो आपको एक पटकथा इसकी पता होनी चाहिए। तो हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या योगदान था। तो देखो, कुछ विद्वानों का ऐसा मानना था कि इनकी विचारधारा एक दूसरे से भिन्न थी, वैचारिक मतभेद था, लेकिन दोनों का अंतिम उद्देश्य था मानव जन का कल्याण करना। ठीक है, तो वैचारिक मतभेद तो होना स्वाभाविक है। आप एक लोकतंत्र में हैं तो लोकतंत्र में एक राजशाही तंत्र की तरह नहीं होता है कि जिसमें आपको राजा के अकॉर्डिंग चलना होगा। सभी के वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है और हमें इसका आदर करना जरूरी है। तो यहाँ पे दोनों ही व्यक्तित्व के बीच में यही था कि दोनों बड़ व्यवस्था को लेके अलग अलग तरीके मानते थे। बड़ व्यवस्था को समाज का एक कलंक मानते थे भीमराव अंबेडकर जी, लेकिन गांधी जी इसे जरूरी मानते थे। ठीक है, कुछ हद तक, कुछ समय तक इनके महात्मा गांधी जी की बात करें तो उनके जो वैचारिक विचार थे वो थोड़े कंजर्वेटिव थे, रूढ़िवादी थे। जहाँ अगर हम बात करें अंबेडकर के विचारों के, तो उनके जो विचार थे वो बहुत व्यवहारिक थे और आधुनिक थे। लेकिन धीरे धीरे अगर हम महात्मा गांधी जी के विचारों की बात करें तो धीरे धीरे उन्होंने अपने विचारों में परिवर्तन किया और उनके विचार भी कहीं हद तक बहुत सही हुए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी के प्रशंसक ही नहीं बल्कि अनुगामी भी थे। निश्चित ही दोनों के बीच में कुछ विषयों पर मतभेद थे, परंतु उनका उद्देश्य मानव मात्र का कल्याण ही करना था। अब यहाँ पे हम पृष्ठभूमि की बात करें तो भीमराव अंबेडकर का जन्म मोस्टली हम अंबेडकर जी की जीवनी पे बात करें तो उनका 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गाँव है, महू नामक तहसील में हुआ था। ठीक है, उनके पिताजी थे वो ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। नाम था रामजी मालोजी सकपाल। ठीक है, माता थी भीमबाई सकपाल, एक हाउसवाइफ थी। इनका जन्म हाड़ जाति में हुआ था, जिससे उस समय अछूत माना जाता था। कहा जाता है कि ये दोनों भाई थे। इनके जो भाई थे उन्हें इनके पारिवारिक आर्थिक स्थिति की वजह से उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन ये आगे अपनी पढ़ाई जारी करते गए। कहा जाता है कि इनकी जीवनी में जहाँ पे स्कूल में पढ़ते थे, जहाँ पे इनकी प्राइमरी शिक्षा हुई, वहाँ पे अछूतों की व्यवस्था थी। इनकी जाति को अछूत माना जाता था, तो इनके लिए मटका होता था पानी का, वो अलग से रखा जाता था और उसे पानी पिलाने के लिए भी वहाँ पे एक अलग से व्यक्ति रखा होता था। अगर वो व्यक्ति नहीं आता था तो उस दिन इन्हें और इनके भाई को भी प्यासा रहना पड़ता था। तो इन्होंने कई सारी जाति व्यवस्था देखी, जिससे बहुत सारी हीन भावना देखी इन्होंने, जो उन्हें बहुत गलत लगी और आगे चल के उन्होंने ही इसका विरोध किया। तो अंबेडकर की अगर हम बात करें, प्रारंभिक शिक्षा बॉम्बे के एल्फिंस्टन स्कूल से हुई। इसके बाद बॉम्बे विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात उच्चतर शिक्षा कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से प्राप्त की। तो इकोनॉमिक्स के भी बहुत अच्छे ज्ञाता थे। डॉक्टर अंबेडकर जीवन भर दलितों और शोषितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे। वे ऐसा समता मूलक समाज स्थापित करना चाहते थे जिसमें किसी प्रकार के भेदभाव का कोई स्थान नहीं हो। वो एक समाज ऐसा रचित करना चाहते थे जिसमें सभी समान हो। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर ने अंतिम सांस ली। तो ये इनकी एक छोटा सा पहलू मैंने पटकथा बताई इनकी जीवनी की। अब छुआछूत के विरुद्ध इनका कैसे संघर्ष हुआ वो भी यहाँ पे जानना जरूरी है जब अगर हम अंबेडकर जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध संगठित प्रयास करते हुए 1924 में, ये पूछ लेते हैं हम, देखिए, वर्ष 1924 में बहिष्कृत हितकांडी सभा की स्थापना की थी। इसका प्रमुख उद्देश्य था शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के साथ ही अछूत वर्ग के कल्याण की दिशा में कार्य करना। दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी प्रभावशाली पत्रिकाएं निकाली। इन पत्रिकाओं के नाम पूछ लेते हैं। मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता।
दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान 1 जनवरी 1818 को हुई भीमा कोरेगांव की लड़ाई के दौरान मारे गए भारतीय महार सैनिकों के सम्मान में अंबेडकर जी ने 1 जनवरी 1927 को कोरेगांव विजय स्मारक पर एक समारोह आयोजित किया। यहाँ महार समुदाय से संबंधित सैनिकों के नाम संगमरमर के एक शिलालेख पर खुदवाए गए और कोरेगांव को दलित स्वाभिमान का प्रतीक बताया गया। 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध एक व्यापक और सक्रिय आंदोलन आरंभ करने का निर्णय किया और उन्होंने सार्वजनिक आंदोलन, सत्याग्रह और जुलूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक स्रोत समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने के साथ ही अछूतों को भी हिंदू मंदिर में प्रवेश जाने का अधिकार देने की आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि अछूतों को क्यों मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता है, तो उन्होंने इसके खिलाफ संघर्ष किया। साथ में ही जो भी सार्वजनिक जो पेयजल स्रोत हैं वो अछूतों के लिए क्यों खुले नहीं हैं, ठीक है, तो उनके लिए उन्होंने उन्हें ओपन करने की एक आवाज़ उठाई। तो 20 मार्च 1927 को डॉक्टर अंबेडकर की अगुवाई में ये देखिए आंदोलन मैंने इम्पोर्टेंट है, महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ नामक स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चवदार तालाब से पानी पीने और उस पानी का उपयोग करने का अधिकार दिलाने के लिए एक सत्याग्रह आयोजित किया गया, जिसे महाड़ सत्याग्रह के नाम से जाना गया। तो 1927 में महाड़ सत्याग्रह किया गया अंबेडकर के द्वारा। वहाँ के पानी को उपयोग करने के लिए कोई सी भी जाति का हो वो उसे उपयोग कर पाए, और केवल एक उसी जल स्रोत का पानी तक ही ये आंदोलन सीमित नहीं था। उनका एक व्यापक जो मत था कि कोई सा भी स्रोत हो, समाज में इस हीन भावना से सभी को मुक्त करना कि एक जल स्रोत है वो किसी एक विशिष्ट समाज व्यवस्था तक ही सीमित है, वो सभी का हक है, वो सभी को मिलना जरूरी है। 25 दिसंबर 1927 को अंबेडकर ने हजारों अनुयायियों के साथ मिलकर मनुस्मृति की प्रतियों को जला दिया गया। अब ये फेमस है, पूछते हैं कि मनुस्मृति को क्यों जलाया गया था, क्योंकि मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था पे जोर दिया गया था और वर्ण व्यवस्था के बहुत अगेंस्ट थे डॉक्टर अंबेडकर, तो इसलिए उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर इनकी प्रतियों को जला दिया और उन्होंने अपना आवाज़ उठाई इस तरह से कि ये गलत है, इसमें जो वर्ण व्यवस्था लिखी हुई है इसे ख़त्म होना चाहिए। असमानता दूर करने के अंबेडकर के क्या सुझाव थे, तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि ये वो मानते थे कि समाज के विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों का सरकार के विभिन्न अंगों में योगदान होना चाहिए। साथ में उन्हें ध्यान देना चाहिए कि उन्हें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए किसी भी जो उनके खिलाफ गलत हो रहा है। साथ में ही उन्हें उस मुद्दे का प्रतिनिधित्व स्वयं करना मायने रखता है। आवाज़ रखे जाना जरूरी नहीं है, साथ में उसका प्रतिनिधित्व करना जरूरी होता है। सहकारी खेती, स्वतंत्रता से पहले भारत में ज़्यादातर इसी रूस में जो समाजवाद जो साम्राज्य था वहाँ से इस खेती को मत लिया गया था कि सहकारी खेती की जाए, जिससे गांव में जो जमींदारी जो व्यवस्था है उसे ख़त्म किया जा सके। लेकिन स्वतंत्रता के बाद में भी ये प्रथा नहीं चल पाई, नहीं लागू की पाई। तो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश से जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करके भूमि सुधार लागू कर सहकारी खेती कराए जाने का वचन दिया, परंतु राजनीतिक कारणों से स्वतंत्रता के बाद इसे लागू नहीं किया जा सका। सेपरेट सेटलमेंट, ये देखिए स्वतंत्रता से पूर्व गांव की व्यवस्था जजमानी प्रथा से चलती थी, जिसमें एक जाति दूसरी जाति पर निर्भर होती थी। इस निर्भरता की वजह से अब जाहिर सी बात है जो उच्च जाति के लोग हैं उन्हीं पे निर्भर होंगे, जो दलित वर्ग के लोग हैं तो वो दलितों पे शोषण किया करते थे। और इस तरह के शोषण से निकलने के लिए ही अंबेडकर ने सेपरेट सेटलमेंट की मांग की। पे बैक टू सोसाइटी, इस टर्म के द्वारा भीमराव अंबेडकर ने अपने वर्ग के लोगों से गुहार लगाई कि जो इस वर्ग से, दलित वर्ग से ऐसे पर्सन्स आते हैं जो उन्नत हैं, जिनके पास में आर्थिक स्रोत हैं, तो वो पे बैक टू सोसाइटी यानी कि उनकी सोसाइटी की हेल्प करें, दलित वर्गों के उत्थान के लिए मदद करें। तो एक तरह से उनकी सोसाइटी को क्या होगा, पे बैक होगा। ठीक है। पूना समझौता, देखिए अंबेडकर साहब का आपको पता होगा, इन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, चाहे वो फर्स्ट सम्मेलन हो, सेकेंड हो या फिर थर्ड हो।
अब इरविन समझौता हुआ था गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में। तब कांग्रेस मानी थी कि हमारा दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, उसमें हमारी तरफ से गांधी जी को भेजा जाएगा। तो दूसरे सम्मेलन में अम्बेडकर के द्वारा यहाँ पे पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई कि दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल मांगा जाए। अब इससे खिन्न हो गए गांधी जी। उन्हें लगा कि ये तो एक तरह से हिंदुओं के बीच में ही क्या हो जाएगा, एक तरह से अलगाव हो जाएगा, जबकि वो दलितों को अपने हिंदू वर्ग का ही मानते थे, वहीं एक हिंदू वर्ग का ही उन्हें मान के महसूस करते थे। अब उन्हें इस चीज़ से नाराज होकर उन्होंने इसका विरोध किया और वो भूख हड़ताल पे बैठ गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे अंबेडकर को भी अपने विचार असहमत तो थे दोनों के विचार, तो यहाँ पे उन्होंने जब वो भूख हड़ताल पे बैठ गए तो उन्हें भी झुकना पड़ा, उन्हें भी कुछ बातों के लिए यहाँ पे मानना पड़ा। तब इन्होंने कहा कि हम पृथक निर्वाचन मंडल नहीं देके आपको संयुक्त निर्वाचक मंडल देंगे, जिसमें आपकी 71 सीटों से जो विधानमंडल हैं, प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 71 सीटों से सीटें आवंटित कर दी जाएंगी, 147। ठीक है, और ये एक जगह पे नहीं होगी, संयुक्त होंगी, यानी कि मद्रास में अलग अलग जगह पे होंगी। मद्रास में 30, बंगाल में 30, संयुक्त प्रांत में 20-20, बिहार और उड़ीसा में 18, बम्बई और सिंध में 15, पंजाब में 8, असम में 7 स्थान दलितों के लिए सुरक्षित किए गए। यह भी कहा कि जो गैर मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित सीटों का एक निश्चित प्रतिशत दलित वर्गों के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। साथ में केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए संयुक्त निर्वाचन की प्रक्रिया और प्रांतीय विधानमंडल में प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने की व्यवस्था की मान्यता दी गई। साथ में ही शैक्षणिक योग्यता के आधार पर दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं और स्थानीय संस्थाओं में उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। कांग्रेस ने स्वीकार किया कि दलित वर्गों को प्रशासनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब अंबेडकर के नेतृत्व में दलित वर्गों ने संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया और केंद्रीय विधानमंडल में ब्रिटिश भारत के सामान्य निर्वाचक वर्ग के लिए प्रदत्त 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित होंगी। किसी भी स्थानीय निकाय के किसी चुनाव या लोक सेवाओं में नियुक्ति के संदर्भ में मात्र दलित वर्ग से संबंध होने के आधार पर उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पूना समझौता होता है और इनका पृथक निर्वाचन मंडल नहीं प्रदान करके दलितों को संयुक्त निर्वाचक मंडल दिया जाता है। ठीक है, अब इस पे दलितों क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसने क्या किया, संयुक्त निर्वाचन में वास्तविक दलितों को हराकर हिंदू जाति के संगठनों का एजेंट बना दिया और केवल उन दलितों की चुनावी जीत को पक्का किया जो इन संगठनों की मानते थे, जो हिंदू संगठनों की मानते थे। पूना समझौते ने दलितों के राजनीतिक, वैचारिक, सांस्कृतिक और धार्मिक अवनयन को बढ़ावा दिया। इस प्रकार ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था से लड़ने वाले दलितों के वास्तविक और स्वतंत्र नेतृत्व को बर्बाद कर दिया। ठीक है, इसने हिंदू से पृथक एवं अलग दलित अस्तित्व को स्वीकार न करके उसे हिंदू सामाजिक व्यवस्था के हिस्से के रूप में रखा। इससे एक अच्छा फायदा हुआ कि उन्हें हिंदुओं के साथ में ही रखा गया, उन्हें अलगाव महसूस नहीं हुआ। इस समझौते ने समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित आदर्श समाज के सामने बाधा खड़ी की। दलित वर्ग को एक पृथक एवं भिन्न तत्व न मानकर इसने दलित एवं अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों, सुरक्षा संबंधी उपायों को भारत के संविधान में स्पष्ट करने से रोक दिया। तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी देखे गए। हम इस चीज़ से आहत होकर गांधी जी ने क्या किया कि पूरी तरह पालन किए जाने के लिए पूना समझौते के प्रावधानों को अपने वचन को पूरा करने के उद्देश्य से गांधी जी ने अन्य कार्यों को छोड़कर पूर्ण रूपेण अस्पष्टता निवारण अभियान में जुट गए। अब इनके मतभेदों की बात करें, हम दोनों में वैचारिक मतभेद थे, तो वो किस चीज़ को थे? देखिए, गांधी जी वर्ण व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि वर्ण व्यवस्था समाज के लिए उपयोगी है, इससे श्रम विभाजन होता है, विशेषीकरण को बढ़ावा मिलता है। वहीं अम्बेडकर वर्ण व्यवस्था के कट्टर आलोचक थे। वो मानते थे कि इससे समाज में हीन भावना पैदा होती है और एक किसी विशेष वर्ग को दबाया जाता है, समानीकरण ऐसे नहीं हो पाता है। गांधी जी का मानना था कि छुआछूत का वर्ण व्यवस्था से सीधा संबंध नहीं है। छुआछूत वर्ण व्यवस्था की अनिवार्य विकृति नहीं होकर
बाह्य विकृति है। अतः छुआछूत समाप्त करने हेतु बड़े व्यवस्था में रचनात्मक सुधार की आवश्यकता है। जबकि अंबेडकर जी मानते थे कि ये बड़े व्यवस्था का ही परिणाम है, इसीलिए अगर आप बड़े व्यवस्था खत्म कर देंगे तो छुआछूत भी अपने आप खत्म हो जाएगी। अब गांधी जी बात करते थे छुआछूत को खत्म करने की आदर्शवादी बातें, और कैसी बातें, दीर्घकालिक उपाय जो भविष्य में बहुत दूर तक उनके परिणाम हो। जबकि अंबेडकर छुआछूत को खत्म करने के लिए कैसे बातें, उनकी बातें थी, उनके विचार थे, वो कैसे थे, आधुनिक थे और व्यवहारिक थे। गांधी जी ने सवर्ण हिंदुओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन कर अछूतों के प्रति भेदभाव को दूर करने के प्रयासों के हिमायती थे। वहीं अंबेडकर यह मानते थे कि हिंदू धर्म के अंतर्गत अछूतों का उद्धार नहीं हो सकता, अतः धर्मांतरण द्वारा ही दलितों का उद्धार संभव है। और लास्ट में, अंत में, उन्होंने जीवन के आखिरी समय में अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, गांधी जी के अनुसार हिंदू धर्मशास्त्र अस्पष्टता का समर्थन नहीं करते हैं, जबकि अंबेडकर का मानना था कि हिंदू धर्मशास्त्र में ही अस्पष्टता के बीज विद्यमान है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा सकता है आपके सिविल में कि पुनः समझौते के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए बड़े व्यवस्था पर गांधी और अंबेडकर के मतभेदों का वर्णन कीजिए। तो जाहिर सी बात है, दोनों में ही बड़े व्यवस्था को लेके, सामाजिक उत्थान और पतन को लेके वैचारिक मतभेद थे, लेकिन दोनों का अंतिम एक लक्ष्य एक ही था, मानव प्रजाति की और भारतीय स्वतंत्रता को सुदृढ़ करना, मानव जाति का विकास करना और समानीकरण को फैलाना। आई होप गाइस मेरे द्वारा समझाया गया एक थोड़ी सी पटकथा आपको समझ में आई होगी। कमेंट में करके जरूर बताएं। धन्यवाद।